हेलो स्टूडेंट। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आज बात करेंगे गति के द्वितीय समीकरण के बारे में। भाई, गति का द्वितीय समीकरण तो आप जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। नहीं जानते हैं तो आप जान गए होंगे। आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इस वीडियो में हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन बताएंगे। कैसे निगमन करते हैं गति के द्वितीय समीकरण का। एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है या फिर और जी के जीएस की जानकारी अगर आपको लेनी है, पढ़ना है, तैयारी करनी है, कंपटीशन क्रैक करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो यहाँ पर एक पिंड ले लिया जाता है, ठीक है। एक पिंड ले लिया जाता है और उस पिंड को जो है नियत त्वरण ए के दौरान जो है ए के अंतर्गत प्रारंभिक वेग u, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, u जो है वो प्रारंभिक वेग है और जो v है वो अंतिम वेग है, ठीक है। t समय है, s विस्थापन है, ओके, और a त्वरण है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए एक साइकिल है, ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर जस्ट आपको इसी पॉइंट पर हम लेके चलते हैं। जैसे एक साइकिल है और आप जब साइकिल खड़ी है, आप पकड़ लिए हो साइकिल को, फिर उसके बाद जब आप साइकिल लेकर खड़े हो तो उतनी समय वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग u होगा। नियत त्वरण a से a के अंतर्गत प्रारंभिक वेग u से रेखीय गति करेगा ना, तो रेखीय गति प्रारंभिक वेग u से प्रारंभ करता है, ठीक है, साइकिल। और उस समय जो जब प्रारंभ करता है तो उस समय t का मान क्या रहता है, 0 रहता है ना, क्योंकि समय कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उतनी समय वो खड़ा ही था। तो प्रारंभिक वेग जो है t बराबर 0 पर u का मान 0 है, ठीक है। प्रारंभिक वेग मतलब विरामावस्था, ठीक है। प्रारंभिक u का मतलब 0 हुआ, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग u का मान क्या हो गया, 0 होगा। तो u से रेखीय गति प्रारंभ करता है और t समय पश्चात भैया वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और प्रारंभिक वेग से वो अंतिम वेग v हो जाता है। और अंतिम वेग v हो जाता है और समय t बराबर 0 के स्थान पर, मतलब समय शून्य ना होकर के फिर t समय पश्चात हो जाता है। क्या, t समय पश्चात हो जाता है। समझ गए ना बात को। तो वही यहाँ पर कि माना कोई पिंड, साइकिल के स्थान पर कोई पिंड ले लिया गया, माना कोई पिंड, ठीक है, नियत त्वरण a के अंतर्गत प्रारंभिक वेग u से रेखीय गति प्रारंभ करता है तथा t समय पश्चात इसका विस्थापन s हो जाता है और अंतिम वेग v हो जाता है। तो वेग की परिभाषा से हम यहाँ पर वेग की परिभाषा की यूज करेंगे और वेग की परिभाषा से गति के द्वितीय समीकरण को सॉल्व करेंगे, निगमन करेंगे, सॉरी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण का भी यूज होगा। गति के द्वितीय समीकरण में निगमन करने के लिए गति के द्वितीय समीकरण का यहाँ पर वेग की परिभाषा से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, ठीक है, और अपनी नोट्स बनाते चलिए, राइट करते चलिए, समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेग की परिभाषा क्या होती है भैया, v बराबर ds अपन dt, मतलब s क्या है, विस्थापन, और अपन t क्या है, समय, ओके। तो v बराबर ds अपन dt के, ओके। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए कि v बराबर ds अपन dt जो था वेग की परिभाषा, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके
अथवा में हम डी एस इज इक्वल टू वी डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी को हम समीकरण 1 बना देते हैं, इक्वेशन 1 बन जाता है। ओके, अब नीचे हम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण मतलब v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी के। गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी के। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा v डी टी के, v इंटू डी टी। ठीक है, तो v के स्थान पर समीकरण 1 से यहाँ पर u प्लस ए टी रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो गति के प्रथम यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी समीकरण 2 बन गया। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण 2 से v की वैल्यू यहाँ से u प्लस ए टी हम समीकरण 1 में रख देंगे v के स्थान पर। ओके, तो समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो गया कि नहीं, v के स्थान पर v इंटू डी टी था समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 से हमने v के स्थान पर u प्लस ए टी समीकरण 1 में रख दिया समीकरण 2 से। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी के बन गया। अब हम dt से u प्लस ए टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ds इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u डी टी प्लस का ए टी इंटू डी टी के। ओके, तो इसको हमने समीकरण 3 बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा आप। ठीक है, हमारी आवाज को आप ध्यान से सुनते रहिए, आप राइट करते चलिए। अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि जब पिंड जो है गति प्रारंभ करती है तो u वेग से प्रारंभ करती है ना, यही है ना। ठीक है, तो यहां पर जब स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, तो उतनी समय क्या रहता है, 0, और विस्थापन क्या रहेगा, विस्थापन भी शून्य रहेगा ना। जब वहीं पर स्थिर रहेगा तो विस्थापन भी शून्य रहेगा और समय भी शून्य रहेगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर s बराबर क्या होगा, 0 होगा। ओके, और जब t समय पश्चात विस्थापन क्या हो जाता है, ts हो जाता है, सॉरी, t समय पश्चात विस्थापन का मान क्या हो जाता है, s हो जाता है। तो t इज इक्वल टू t पर s बराबर s। ओके, तब उचित सीमा जो ये लिमिट है, लिमिट के अंतर्गत समीकरण 3 का हम समाकलन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर और इन लिमिट का यूज करने पर, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाता है, हमारे पास क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू s ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t u dt के प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t a t dt के मिल जाता है। ओके, अब हम इंटीग्रेशन जैसे ds का करेंगे, s इंटीग्रेशन वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन करने पर s आ जाएगा और लिमिट क्या है, 0 टू s। ओके, इज इक्वल टू u, कांस्टेंट टर्म है, u का होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो u को बाहर ले लिए, t का dt का इंटीग्रेशन t होगा, इसका भी लिमिट 0 टू t। ओके, प्लस a कांस्टेंट टर्म है, a बाहर ले लिया, इंटीग्रेट नहीं होगा a का, सॉरी। ठीक है, और t का इंटीग्रेशन t dt। ठीक है, तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 के, तो t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू t के। ओके, तो यहाँ पर जब लिमिट तोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, s माइनस 0 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0 के। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भाई क्या मिल जाता है कि s माइनस 0 मतलब s, u t माइनस 0 मतलब u t, प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 मतलब a टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a टी स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमें मिल जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ओके, तो यही हमारा गति का द्वितीय समीकरण है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि
गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हम कैसे करते हैं, ये इंटीग्रेशन मेथड था, बहुत ही इजी है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो कायदे से तैयार कर लीजिए, 10th के स्टूडेंट हैं तब भी आप तैयार करे रहिए, क्योंकि ये फार्मूले आगे यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि ये फार्मूले अब यूज ही नहीं होंगे, हम पढ़ चुके हैं भैया, 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, तो हमारा यूज ही नहीं होगा इस फार्मूले का, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इन फार्मूले जितने भी फार्मूले हैं ये न्यूटन के मतलब 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के। ओके, तो हम तृतीय समीकरण का निगमन भी बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तो हमारी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी।